आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर, तारीख 26 अक्टूबर। मैं नितिन ठाकुर। कोरोना के नए आंकड़े आ गए हैं। राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में 500 से भी कम मौत दर्ज हुई हैं, यानी 4 महीनों में सबसे कम। इस पर बात करना बनता है तो डेटा एक्सपर्ट से समझेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जिद पकड़ ली है। कह रही हैं कि जब तक 370 फिर नहीं आती तब तक जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा ही फहराएंगी, तिरंगा नहीं थामेंगी। इस बयान पर बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाल दी। और पूरे दिन घाटी में क्या क्या होता रहा, कश्मीर से हमारे रिपोर्टर बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव होना है। प्रचार आज थम गया है, तो ये जानने का सही मौका है कि इस चरण में कौन से दिग्गज किन सीटों पर टकरा रहे हैं। और दिवाली से पहले 2 करोड़ तक का कर्ज लेने वालों को सरकार राहत दे रही है। कैसे मिलेगी राहत, समझेंगे। लेकिन पहले प्रतीक वाघमारे हेडलाइंस बता रहे हैं। इंडिया एनर्जी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एनर्जी फ्यूचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। भारत तेजी से इस पर काम कर रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में एनर्जी खपत 2 गुनी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर टिप्पणी के बाद उन्हीं की पार्टी के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। कुल 26 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी 15 सीटों पर जीत गई है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। भारत में कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 45,149 नए मामले आए और 500 से कम लोगों की मौत हुई है। यहां तक कि वर्तमान में भारत के 14 राज्यों में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1% से भी कम है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। भारत और अमेरिका के बीच कल 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आज भारत पहुंचे हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देना है। लोक जनशक्ति पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोटाले में शामिल हैं और अगर वे दोषी साबित हुए तो चुनाव के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। और अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच रविवार को हुआ युद्ध विराम समझौता टूटता नजर आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने आज एक दूसरे पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह दिन भर, और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे भारत में कम हो रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। 4 महीने बाद हुआ है जब सोमवार को 24 घंटे में 500 से कम मौत हुई। 480 एग्जैक्ट आंकड़ा है। इस दौरान 45,000 नए मामले भी सामने आए हैं। अगर सिर्फ मौत की बात करूं तो आज तक 1,19,000 लोग देश में जान खो चुके हैं। अब जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार थमी है, तो हमने सोचा कि हमारे डेटा एक्सपर्ट से भी पूछ लिया जाए। दीपू राय इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर हैं। मैंने उनसे पूछा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कि देश 22 मार्च की स्थिति से भी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है, ये कितना सही लग रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर नंबर रिपोर्ट किए गए हैं सरकार की ओर से, उसमें 1.5% यानी कि जितने लोग डेथ होती है कोरोना से और जितने नंबर रिपोर्ट हुए हैं, वो रेशियो काफी कम हुआ है और वो 22 मार्च के आसपास का रेशियो है। तो हालांकि ये पिक्चर थोड़ा सा, चूंकि रेशियो है 2 टाइम्स का, तो उसमें बहुत कुछ नहीं बनता कि ये कोई पॉजिटिव। लेकिन ये जरूर है कि जो नंबर अभी हफ्ते भर पहले तक, आपको बताऊं कि इंडिया 18 अक्टूबर को तकरीबन 1035 डेथ्स की रिपोर्ट किया था, वो अगर 26 अक्टूबर को 480 रिपोर्ट कर रहा है, तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। तकरीबन आधा हो गया है मौत का जो
तो ये एक बेहतर संकेत है, पॉजिटिव संकेत है अगर रिपोर्टेड नंबर जो सरकार की ओर से आ रहे हैं वो दुरुस्त है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक ये भी देखनी होगी कि जो नए केसेस का एडिशन होता था वो भी तकरीबन 45,148 के आसपास आया है। और ये मैं जो नंबर एनालाइज किया हूँ मैंने, तो उसका ये लगता है कि ये भी एक रिकॉर्ड है और पीछे बहुत पीछे जा करके करीब 45,000 के आसपास जो नंबर वो दिख रहे हैं। खासतौर से 23 कहा जाए जुलाई के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नए केसेस 45,148 के आसपास, 45,000 के आसपास ये 24 घंटे में रिकॉर्ड की। अदरवाइज ये 50,000 था पूरे वीक में, उससे पहले 60,000, उससे पहले 70,000, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब दूसरी जो सबसे अहम बात इसमें दिखती है वो यह है कि जो ठीक होने की रेट बताई जाती थी वो भी कम हो गई है। और ये थोड़ा सा दिख रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो घटे हैं, तो जो ठीक होने वाले यानी कि जो लोग 21 दिन का या 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हॉस्पिटल में पूरा कर ले रहे हैं उनके नंबर भी कम आए हैं। और ये नंबर काफी कम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 59,000 के आसपास जो है जो ठीक होने वाले नंबर हैं, जो ठीक होने वाली संख्या है लोगों की, वो रिकॉर्ड की गई है। और ये 18 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम नंबर में ठीक होने वाले मतलब संख्या दिखा है। समझना चाह रहा हूँ, मतलब पहले लोग जल्दी और तेजी से ठीक होते थे, अब नहीं हो रहे। जो नंबर्स होते थे, जो जिस संख्या में ठीक होने वाले के नंबर रिपोर्ट होते थे, वो पिछले 24 घंटों में वो केवल 60,000 के आसपास लोग। अच्छा, वो तो दरअसल जब संख्या ही कम हो रही है तो इसलिए उनकी भी संख्या कम हो रही है। तो ये एक उसका इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमें एक चीज को, ये सारे नंबर जितने भी हैं, नए केसेस से लेकर के और डेथ्स के नंबर या बाकी ठीक होने वाले के नंबर को, सबसे अहम चीज ये होती है कि हम टेस्टिंग के नंबर से इसको मिला करके देखना चाहिए, स्पेशली नए केसेस का। और एक्टिव केसेस भी हमारे यहाँ दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है कि एक्टिव केसेस का क्या सीन है, उसमें भी हमारे नंबर काफी कम हुए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 14,437 केसेस कम हुए हैं एक्टिव केसेस के। जहां पर बढ़ रहे थे वो निगेटिव में जा रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम जो नंबर मैं देख पा रहा हूँ, तकरीबन जो 4 अक्टूबर के बाद से लगातार निगेटिव नंबर है। लेकिन ये भी एक कहा जा सकता है कि तकरीबन 1,500 के आसपास एक्टिव केसेस में कमी आई है 24 घंटे के भीतर। तो ये भी एक रिमार्केबल बात है और बेहतर संकेत है। दीपू जी, अगर कंडीशन बेहतर हुई है तो इसके पीछे फिर किन कारणों को आप पाते हैं? देखिए, कारण ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में आना तो हम नहीं कर सकते विदाउट वैक्सीन, विदाउट हर्ड इम्यूनिटी। तो ये रीजन क्या है? ये एक चीज जरूर हो सकती है कि जो हमारे रिपोर्टेड नंबर हैं, मैं थोड़ा सा डाउटफुल इससे देखता हूँ इस नंबर को, क्योंकि जो टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं वो लगातार, अभी आपको मैं जो नंबर बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर को करीब 14 लाख के आसपास टेस्ट होते थे। आज आप देख लीजिए 25 अक्टूबर के, चूंकि एक दिन डिले आता है टेस्ट का नंबर, वो 9,45,000 है। तो तकरीबन 5-6 लाख का अराउंड जो है वो टेस्टिंग कम हुई है और ये ग्रेजुअली कम होती चली गई है, जो मैं आपको आज 25 अक्टूबर तक का बता रहा हूँ। तो एक रीजन ये हो सकता है कि हम टेस्टिंग थोड़ा सा कम किए हों। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ज्यादातर जो टेस्टिंग हुई भी है उसमें ज्यादातर वो एंटीजन टेस्ट हुआ हो, जिसमें से 30 से 40% स्लिप कर जाते हैं, फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट्स आ जाती हैं। क्योंकि एक अनुभव जरूर ये रहा है कि लोग जो है, अब अगर एक घर में किसी को कोरोना हो रहा है तो एक आदमी जाकर के वो दूसरा वाला टेस्ट तो करा रहा है, लेकिन कई बार लोग करा भी नहीं रहे हैं। और फैमिली में 4-5 लोग, अब जब तक कि पूरा सिम्टम नहीं दिख रहा है, वो नहीं जा रहे हैं टेस्ट कराने और वो घर में क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। तो जब रिपोर्ट नहीं होगी अगर किसी जगह पे, किसी एजेंसी के पास, तो वो नंबर नहीं आएंगे। और धीरे धीरे लोगों ने यही कर लिया है कि वो घर में ही अपने ठीक करते हैं, उनको एक को टेस्ट करा और बाकी सारे लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं। क्योंकि वैसे भी उनको क्वारंटाइन होना है तो बेटर है कि टेस्ट क्या कराना,
जो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं उसको भी क्यों खर्च करना। तो एक आदमी घर में है और सारे लोग क्वारंटाइन है, तो सारे लोगों को थोड़ा बहुत सिम्टम भी है तो रुक जाए, तो चौथाई रिपोर्टिंग कम हो जाएगी अगर ये क्राइटेरिया वर्क करता है तो। क्योंकि आसपास के लोगों में, शायद आप भी या कहीं भी, क्योंकि ये नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ इनको हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि लोग अब डर नहीं रहे, हो गया है हम क्वारंटाइन हो जाएंगे इस तरह की। तो एक नंबर में जो गिरावट आ सकती है तो उसका रीजन भी ये एक हो सकता है। हालांकि मैं अभी कोई इस तरह ऑथेंटिक नंबर्स नहीं आया, लेकिन जनरल जो एक सिम्टम्स आ रहे हैं कि एक आदमी जाता है टेस्ट कराने, पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो जाती है और रहता है सारे लोग 3 या 4 लोग जो फैमिली मेंबर एवरेज होते हैं इंडिया में, तो रहता सबको है उसमें से, लेकिन रिपोर्ट हुआ केवल एक का। तो ये जो 4th टाइम जो नंबर अगर कम होता है तो ये एक बड़ा रीजन है और ये वाकई एक बड़ा रीजन है। ये दीपू राय बोल रहे थे। डेटा पर नजर रखते हैं। बता रहे थे कि ना कोरोना की दवाई आई और ना कोरोना वायरस खत्म हुआ, फिर भी आंकड़ों में कमी क्यों देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में माहौल गरमाने लगा है। जब तक नेता नजरबंद थे या गिरफ्तार थे तब तक बात और थी, लेकिन ऐसा कब तक चलता। सरकार ने फाइनली सबको रिहा कर दिया है और रिहाई के बाद घाटी के तमाम आला नेता सिर जोड़कर बैठे, तो उससे निकला गुपकार समझौता और फिर निकले कई बयान भी। उनमें से एक महबूबा मुफ्ती ने अभी 2-4 दिन पहले दिया, कहा कि जब तक 370 फिर नहीं आती तब तक तिरंगा नहीं थामेंगे। ये वही महबूबा हैं जो 370 से पहले तक बीजेपी के सपोर्ट से सीएम थी और अब हाल ये है कि उनके इस बयान से सबसे ज्यादा उबाल खाने के बाद बीजेपी ही सड़कों पर है। आज तिरंगा रैली निकाली पार्टी ने और क्या कुछ घाटी में होता रहा, मैंने फ़ोन करके अशरफ वानी से जाना। अशरफ हमारे रिपोर्टर हैं जो दशकों दशक से जम्मू कश्मीर की हर हलचल पर नज़र रखते हैं। अशरफ जी, सर्दी का मौसम आ रहा है लेकिन घाटी का माहौल गर्म है, क्या होता रहा आज पूरे दिन वहाँ? बिल्कुल नितिन, दरअसल अगर देखें तो जिस अंदाज से महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कि वो तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय झंडे के नीचे वो चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने राज्य के ध्वज के नीचे चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर में, तो जाहिर है उसको काफी गंभीरता से बीजेपी ने लिया, सरकार ने भी लिया। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो है उसका विरोध हुआ और कल भी लगातार जो जम्मू में उनका दफ्तर है पीडीपी का, उस पर कई सारे युवक आए, कई सारे कार्यकर्ता बीजेपी के आए जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वहां लहराया, वहां पर नारेबाजी की। और आज जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में पहली बार जो है तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने निकाली। दरअसल 26 अक्टूबर 1947 को ही जो है जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था, एसेशन हुआ था, तब इलाहाक जो है जम्मू कश्मीर का देश के साथ हुआ था। तो उसी दिवस को मनाते हुए जो है आज कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आज सुबह हमने लाल चौक में देखा, वहां पर कुपवाड़ा से कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जो पार्टी ने पहले से कार्यक्रम तय किया था पुलिस से पूछकर कि श्रीनगर के टैगोर हॉल से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर तक वो जो है तिरंगा यात्रा लेगी, तो वो निकली श्रीनगर से। उसमें कश्मीर के दूर दराज इलाकों से जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है वो पहुंचे थे और उन्होंने वो तिरंगा यात्रा निकाली। यहाँ पर हमारी बात भी हुई थी कुछ बीजेपी के नेताओं से कि आखिर उन्हें पहली बार क्यों ये याद आया कि जो एसेशन डे है उसको तिरंगा यात्रा के तौर पर मनाया जाए। तो उनका साफ कहना था कि हमारा न सिर्फ इतना मतलब था कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है सम्मान दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जितने भी नेता, खासतौर से उनका निशाना महबूबा मुफ्ती पर ही था जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, और साथ ही साथ जो अलायंस बना है पीपल्स अलायंस अलग अलग गुटों का, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल है, उसको ये संदेश देना कि जम्मू कश्मीर में आप जैसे राजनीतिक दलों के अलावा भी कुछ लोग हैं या कुछ पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज को थामने के लिए या उसको सम्मान देने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। अशरफ जी, अब तो महबूबा पूरे अलायंस की प्रतिनिधि हैं, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है उसे उनका ही स्टेटमेंट माना जाए या पूरे अलायंस का मान लें? अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये राय जो है
व्यक्तिगत तौर से किसी पार्टी की तरफ से झंडे को लेकर किसी ने कुछ बयान तो नहीं दिया, मात्र महबूबा मुफ्ती ने ही इस तरह की टिप्पणी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर रणनीति देखें तो जितनी भी ये पार्टियां हैं जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के बाद पीपल्स अलायंस के नाम से संगठन बनाया है, 6 पार्टियां हैं और खासतौर से मुख्य जो मेन 2 पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो इसमें शामिल है। सीपीआईएम की तरफ से उनको समर्थन है, कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं उनको समर्थन है। उन्होंने जो ये अलायंस बनाया है, उनका कहना है कि वो तब तक जो है ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे जब तक कि अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होती है। और एक संकेत और भी यहाँ से साफ हुआ है कि फिलहाल जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे थे अनुच्छेद 370 हटने के बाद कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए, फिलहाल उस मामले को लेकर पासोपेश में सरकार भी है, क्योंकि इन सभी पार्टियों ने ये साफ कर दिया है कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जम्मू कश्मीर में एज केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी जब तक कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होती है। अब तो अशरफ जी राजनीति पीछे की तरफ लौटती दिख रही है। 370 और 35 पर बात हो रही है, झंडे पर भी होने लगी है। कहाँ जा रही है सर ये सियासत? दरअसल झंडे का मामला तब सामने आया क्योंकि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना जो है झंडा था जी। और वो जो झंडा है वो हर एक समारोह में जो है देश के तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी रहता था। आपको याद होगा जब कोई भी शपथ होती थी किसी भी सरकार की तो वहां पर जम्मू कश्मीर के जो फ्लैग है उसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज भी साथ रखा जाता था और वही प्रक्रिया जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पे भी थी, सचिवालय पे भी थी, राजभवन में भी थी, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर भी 2 झंडे लगते थे मुख्यमंत्री की, जहां पर एक तरफ से राष्ट्रीय ध्वज और दूसरी तरफ हाई कोर्ट कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दिलचस्प ये है कि जो ये अलायंस बना है पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जिसमें ये सभी पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने इस अलायंस का ध्वज जो है या जो झंडा है वो वही झंडा रखा है जो जम्मू कश्मीर का झंडा अनुच्छेद 370 हटने से पहले था। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है कि वो फिलहाल इसी झंडे को मान रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के बतौर राज्य झंडा था, जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर में था, जिसमें उसको ये ध्वज मिला था, उसी को ही उन्होंने फिलहाल इस अलायंस का झंडा मान के जो है आगे रखा है। और वही साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब झंडे को लेकर भी है, राष्ट्रीय ध्वज के मुकाबले में राज्य के झंडे को ही जो है ये पार्टियां मान कर आगे बढ़ रही हैं। अशरफ वानी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती का बयान उनके विरोधियों ने लपक लिया है और जो रिएक्शन है वो अब सड़कों पर दिख रहा है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। कश्मीर के बाद बिहार की तरफ आते हैं। चुनाव के फर्स्ट फेज का प्रचार आज थम गया है। इस चरण में 71 सीटों पर वोट पड़ेगा, 28 को वोटिंग है यहाँ। इस दौरान हर तरह के आंकड़े उलट पुलट कर देखे जा रहे हैं, सब अपनी समझ से अनुमान लगा रहे हैं। हमने भी कुछ आंकड़े खंगाले तो पता चला कि पिछले चुनाव में इन 71 सीटों में से 54 पर महागठबंधन जीता था। तब उसमें जेडीयू भी होती थी, भाजपा को महज 14 सीटें मिली थी। इसके 5 साल पहले 2010 में जब इन्हीं 71 सीटों पर चुनाव हुआ था तब एनडीए ने 61 सीटें जीती थी। तब जेडीयू इस गठबंधन में था, यानी जिस तरफ नीतीश कुमार हुए इन 71 सीटों का कांटा उस तरफ झुकता रहा। इस बार नीतीश एनडीए में है, लेकिन क्या नतीजा 2010 वाला ही होगा या कहानी बदलेगी? और कौन कौन सी सीट हैं इन 71 में जिन पर नजर गड़ाकर सब बैठे हैं? कबूल अहमद हमारे साथी हैं, उन्होंने इस पर खूब माथापच्ची की है, उनसे ही पूछते हैं। कबूल जी, किन सीटों पर है नजर? देखिए कि जो बिहार में खास तौर से पहले चरण की जो 16 जिले की 71 सीटें हैं जिन पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है,
इनमें से करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत दिलचस्प चुनाव है, खासतौर से जैसे दिनारा, पालीगंज, विक्रमा सीट है। इसके अलावा 8 जो है नीतीश सरकार के 8 मंत्री हैं, उनकी भी सीटें हैं, खासतौर जैसे गया शहर से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह की है, जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा, जमालपुर से ग्रामीण कृषि मंत्री शैलेश कुमार। इसके अलावा जो है जीतन राम मांझी की सीट है। तो इसमें से 3-4 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पे जेडीयू, खासतौर से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो बागी कैंडिडेट हैं, वो एलजेपी से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी वजह से काफी दिलचस्प चुनाव है। जैसे दिनारा सीट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जेडीयू के जो नीतीश सरकार के काफी दिग्गज मंत्री माने जाते हैं, जय सिंह, वो एक बार फिर जेडीयू से लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी से विजय मंडल हैं। लेकिन एलजेपी से जो खासतौर से बीजेपी के बागी राजेंद्र सिंह, जो कि खासतौर से संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और पिछली बार भी यहाँ चुनाव लड़े थे, और यहाँ जेडीयू को पिछली बार आरजेडी के साथ होने के बावजूद जो है महज 2300 करीब की वोटों से जीत मिल पाई थी, और राजेंद्र सिंह ने काफी अच्छी टक्कर दी थी। और राजेंद्र सिंह क्योंकि आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और तमाम उनके समर्थक दिनारा सीट पे बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती नीतीश के लिए है। और ऐसे ही अगर आप नीतीश सरकार के मंत्रियों की सीट देखेंगे, है ना, तो वहां भी काफी रोचक चुनाव जो है बन गया है। खासतौर से आप देखेंगे यह वो बक्सर की राजापुर सीट है, यहाँ पे संतोष कुमार निराला जो है मैदान में है। तो उनके खिलाफ जो है वो 2 बार से यहाँ विधायक है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने जो विश्वनाथ राम है, जो पिछली बार यहाँ बीजेपी चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस विश्वनाथ राम बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एलजेपी से निर्भय कुमार निराला चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि यहाँ खासतौर से जेडीयू के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सीटें हैं और खासतौर से जो जहाँ पे ज्यादातर नजर है वो जीतन राम मांझी की सीट है, जहाँ पिछली बार वो अच्छे खासे वोट से जीते थे। उनका मुकाबला इस बार उदय नारायण चौधरी से, जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उसी सीट से। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चुनाव जो तो बनता जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा जिसपे लोग नजर लगाए हुए हैं वो पटना जिले की मोकामा सीट है, जहां से आनंद सिंह बाहुबली है, वो लड़ रहे हैं और 4 बार के वो इस सीट से विधायक हैं। इस बार वो आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार वो निर्दलीय लड़ती जीत गए थे। इस बार उनके खिलाफ जेडीयू ने रामलोचन सिंह को उतारा है, और तो एलजेपी ने सुरेश कुमार निषाद को उतार के मुकाबले को काफी यहाँ पे रोचक बना दिया है। और ये सीट जो है भूमियार बाहुल मानी जाती है। ये जो पहला चुनाव है, अगर देखा जाए पहले चुनाव का ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास थी पिछली बार, सबसे ज्यादा। अभी भी आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि नीतीश सरकार के 8 मंत्री हैं, जिसमें 4 बीजेपी के और 4 जेडीयू कोटे से, तो वो उनकी सीटें बचाना जो है बहुत, क्योंकि समीकरण काफी बदल गए हैं, तो काफी रोचक है। तो यहाँ महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ये जो पहला फेस है काफी चुनौतीपूर्ण है। ये पूरा जो है उत्तर बिहार का मगध का इलाका है, और ऐसे में मगध में कांग्रेस जो है बहुत अच्छा जो है पिछली बार महागठबंधन ने किया था, तो वो बहुत उनको अपनी सीटें तेजस्वी यादव को बचाने की बड़ी चुनौती है। अच्छा कबूल जी, मैं कह रहा था कि जेडीयू 2015 के बाद गठबंधन वापसी कर गई है, तो समीकरण तो वही हो गए हैं 2010 जैसे। फिर ये बताइए कि 71 सीटों पर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे या 10 साल में कुछ बदला भी है? हाँ, देखिए 2010 और 2015 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। उसको 2010 से अगर 2015 के 20 के चुनाव को तुलना करेंगे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2010 में जो चुनाव था, है ना, 2010 का चुनाव जो था वो नीतीश सरकार का एक जो मॉडल था, 2005 में सत्ता में आए थे, जो विकास का मॉडल लेके गए थे वो था। लेकिन आज 15 साल के बाद आप देखेंगे तो नीतीश के चेहरे को लेके तमाम जगह जो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, उनके लेके उनकी रैलियों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भीड़ नहीं आ रही है। बीजेपी जो है अब पहले की तरह वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार नहीं है। इस बार जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसे में जेडीयू के लिए खासतौर से ये जो चीज है, और जिस तरह से रैलियों में तेजस्वी यादव की आ रही है, भीड़ आ रही है, इस बार उनको रोजगार का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसपे एक बड़ी चुनौती बन गई है। और अगर आप अभी तक एग्जिट पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल में दोनों के जो वोट आप परसेंटेज दिखाए जा रहे हैं वो देखेंगे तो आप लगभग जो है थोड़ा सा अंतर रह गया है। अगर उसको हम 2015 के चुनाव से देखेंगे, 2015 के चुनाव में करीब 41% वोट जो है अभी जो एनडीए है उसको मिला था। हम पहले फेज की बात कर रहा हूँ,
पहले फेज की जो 71 सीटें हैं, उन 71 सीटों को अगर हम उसको देखते हैं तो वो करीब जाके पड़ता है 41% के आसपास, जबकि महागठबंधन का वोट आप परसेंटेज हम पहले फेज की 71 सीटों को देखें तो 29% के आसपास पड़ रहा है, यानी कि सीधा सीधा 12% वोट का अंतर रहा है। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें महज 6% वोट का अंतर दिखा रहा है। तो इससे अंतर ये लग रहा है कि इस बार नीतीश को जिस तरह से पहले 3 चुनाव में बिहार में वन साइड जीत मिली थी, वो इस तरह नहीं है। इस बार नेक टू नेक फाइट जो है दिख रही है और उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। खासतौर से आप देखेंगे तो आज ही एक तरफ सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने जो अपना विज्ञापन जारी किया है वो नीतीश के साथ नहीं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को भी एक डर सता रहा है, क्योंकि नीतीश के खिलाफ ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। 10-15 साल से क्यों चेहरे हैं, तो बहुत सारे सवाल जो है उपज रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव राजनीतिक एजेंडा सेट करने में अभी तक दिखे हैं वो काफी हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं और पूरा चुनाव इर्द गिर्द जो है नौकरी के सिमट गया है। जो 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने वादा किया है, आप उसी का आप राजनीतिक परिणाम देखेंगे कि बीजेपी ने भी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। उन्होंने ये कहा कि हम सर्जन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तेजस्वी ने अपने ट्रैप में सत्ता पक्ष को, खासतौर से पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष किसी अपने एजेंडे में फिट कर ले रहा है, जो एक बड़ी चुनौती जो है काफी बन गया है नीतीश कुमार के लिए। ये थे कबूल अहमद। बाकी बयान वगैरह में भी कहीं से कोई कमी नहीं है। बिहार में खूब रंग जमा एकदम। चिराग पासवान सरकार आने के बाद बिहार में हुए कथित करप्शन पर नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात दोहरा रहे हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें थोड़ी नसीहत दी है, फिर भी माने नहीं हैं। वो आज क्या बोले वो सुनाते हैं। क्यों मुख्यमंत्री है इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी दोषी है उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोग की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती, सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं बस उन्हीं को ही फंसा जाए, उन्हीं को ही फंसाया जाए। इसकी जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाया गया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। वैसे ही जैसे शराबबंदी के बारे में आपको नहीं पता कि भैया फ्री होम डिलीवरी चल रही है हर एक जगह, आपको पता ही नहीं है और आप बोल रहे हैं शराबबंदी हमने ये किया। भाई नीति आपकी अच्छी पर उसको एग्जीक्यूट तो करो। नीति बनाने से क्या होता है जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे। और इधर से हमला हुआ तो उधर से भी होना था। इस बार रवि किशन ने किया। रवि किशन पटना आए हुए थे प्रचार में, एयरपोर्ट के पास मिल गए। उनसे चिराग को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो जो बोले वो ये बोले, कहाँ जेल भिजवाएंगे हो? एक दाग नहीं है नीतीश जी पे। शराब बंद करवा इसलिए जेल भिजवाएंगे। माई बहन लोगन का जो आज इतना इज्जत बच गया, इतना खुश है सब बेटी लोग, कौन बात के लिए जेल भिजवाएंगे? ओछी देखिए राजनीति होती है लेकिन इतनी ओछी होगी हमको नहीं मालूम था। चिराग बाबू से आज उनके पिताजी को हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम चिराग बाबू को भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये शब्दों का हम उनको माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश जी से। उनको डेफिनेटली आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए इतना सम्मान है नीतीश बाबू का पूरे बिहार में, उनको जेल भिजवाएंगे। ये कौन बात भई लो, ये कौन बोली बा? चुनाव जीतिए, हेडलाइन बनाइए आप, लेकिन ये नहीं कि नीतीश बाबू को अरेस्ट करो। ये कौन भाषा भई? और अब आपकी जेब की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दिवाली भी आ रही है। आपको मोरेटोरियम वाला मसला तो याद होगा ही। बैंक वालों ने पहले लॉकडाउन देखकर मोरेटोरियम दिया था, लेकिन उसके बाद जो EMI वसूली तो ब्याज पर भी ब्याज लगा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि ज़रा लोगों को राहत दीजिए। अब इस मामले में गुड न्यूज़ आ गई है, लेकिन इसे आप हमारे एक्सपर्ट से समझिए। आलोक जोशी से बात की हमने। आलोक जी अखबारों में लिखते हैं, टीवी पर दिखते हैं और एक बिजनेस चैनल में संपादक रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट क्या है, ब्याज पर ब्याज का क्या मतलब है, जो दरअसल इस मैटर की जड़ है। तो देखिए, ब्याज पर ब्याज जो है हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, तब इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो यूँ है जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और 10% इंटरेस्ट मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में, आपने 100 रुपया जमा किया, साल के अंत में उसमें 10 रुपए जुड़े तो 110 रुपए हो गए। अगले साल आपको 100 रुपए पर नहीं 110 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल 10 की बजाय 11 रुपए मिलेंगे। ऐसे हर साल वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। ये हम उस नजर से देख रहे हैं जब हम अपना पैसा बैंक के पास रख रहे हैं। अब जब बैंक हमें पैसा देता है, हम बैंक से लोन लेते हैं, तब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे लगता है,
तो इसका हिसाब ये है कि मान लीजिए एक इंटरेस्ट तय हुआ है हमारे और बैंक के बीच में, हम जो चुका रहे होते हैं, जिस वक्त हम लोन का भुगतान कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इस स्थिति में तो होते नहीं है कि हर साल हम शुरू के सालों में हम दरअसल इंटरेस्ट ही ज्यादा चुका रहे होते हैं, मूलधन का भुगतान नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हुआ यह है कि मान लीजिए आप 6 महीने आपने सरकार ने मॉरेटोरियम दे दिया, कहा कि आप 6 महीने भुगतान मत करिए, लेकिन इस बीच जो ब्याज देना था आपको वो ब्याज चढ़ता रहा, और इस ब्याज पर और पुराने ब्याज पर, इस ब्याज के ऊपर फिर जैसे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब आपको समझाया जमा के लिए, उसी तरह से लोन पर वो चढ़ गया। तो सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप सिर्फ ब्याज के ऊपर जो ब्याज चल रहा है वो मत लीजिए, आप सिंपल रेट से ब्याज ले लीजिए। मानिए कि इस वक्त 29 फरवरी की तारीख तय की गई है, 29 फरवरी को आपका जितना लोन आउटस्टैंडिंग था उस पर इस पीरियड के लिए, अब जब तक मॉरेटोरियम चलता है, जिस दिन मॉरेटोरियम खत्म करने का फैसला होता है उस तारीख तक आप सिंपल जो भी रेट आपका तय है, 8% है, 9% है, 10% है, जिस रेट पे आपका लोन है उस रेट से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए इतने समय का। इस दौरान आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो सरकार अब कैशबैक देने वाली है, इसका क्या मतलब है कि पहले जो इंटरेस्ट लग गया, बैंकों ने ले लिया, उसको वापस लौटाना है? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब मॉरेटोरियम आया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय बैंकों से कहा गया कि आप अपने ग्राहकों से पूछिए कि वो मॉरेटोरियम का अगर उनको जरूरत है तो वो मॉरेटोरियम का फायदा उठाएं। अनेक लोगों से हमने खुद कहा, अनेक लोगों ने जिन्होंने पूछा उनको हमने सलाह दी कि अगर आप चुका सकते हैं अपना कर्जा तो चुका दीजिए, अगर आप बिल्कुल आप मुसीबत में हैं, बिल्कुल भरने की हालत में नहीं है, तभी मॉरेटोरियम का फायदा उठाइए, क्योंकि इस दौरान भी आपके लोन पर ब्याज चढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज चुका नहीं रहे हैं तो आपको कोई राहत नहीं, और अगर ब्याज पर ब्याज जोड़ लेंगे और आपका नया लोन है खास तौर पे कि आपने अभी साल भर पहले लिया है, तो इस 6 महीने की जो आप देरी करेंगे, इस समय नहीं चुकाएंगे, इस वक्त ब्याज पे ब्याज भी अगर चढ़ा तो पीछे जाके हो सकता है इसके एवज में आपको 2 साल एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट भरने पड़े। इसलिए रिकमेंड ये किया गया था कि ज्यादातर लोग अपनी किस्त भर दें, बजाय इसके कि उसको होल्ड करें। मजबूरी है, नहीं दे सकते हैं तो रोकें, क्योंकि उन लोगों के लिए किया गया था इंतजाम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दी उसमें 2 बातें कही गई। एक तो ये कि ब्याज पर ब्याज लग रहा है, दूसरा फिर अदालत ने भी ये सवाल उठाया कि आप अगर राहत दे रहे हैं किसी को भी, तो वो राहत सिर्फ उन लोगों को क्यों दी जाए जिन्होंने ब्याज के चक्कर में इंस्टॉलमेंट नहीं भरा। जिन लोगों ने भुगतान कर दिया किसी भी तरह इंतजाम करके, उनकी भी कोई हालत बहुत अच्छी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम अपने ऊपर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ाएं, इसको जितनी जल्दी हल्का कर सकें कर दें, ये सोचकर अपनी किस्त भरते रहे। आज की तारीख में तो फिर ये लग रहा था कि जिन लोगों ने भुगतान किया वो नुकसान में है या वो बेवकूफ हैं, और जिन्होंने भुगतान नहीं किया फायदे में रहेंगे, क्योंकि सरकार उनको छूट देगी कोर्ट के कहने से। इसको बराबर करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है, कोर्ट उसको मान रहा है कि हम सभी को छूट देंगे, वो जिसने भुगतान किया और जिसने नहीं किया है। तो जिसने पेमेंट नहीं किया है उसकी छूट तो साफ है, उसको जो इस बीच का पीरियड है उसका इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन जो भुगतान कर चुका है उसका क्या हो, तो उसके जवाब में सरकार ने बताया है कि हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो हिसाब लगा के, या एक्स ग्रेशिया का अर्थ होता है कि तय कर लेंगे एक अमाउंट, ये अमाउंट सबको लौटा देंगे, इतने रुपए के लोन पर कितना अमाउंट बनेगा तय करके, और हर एक के खाते में वापस डाल दिया जाएगा। आलोक जी, प्रोसेस को लेकर कोई क्लैरिटी आई है क्या अभी? मतलब क्या ये अपने आप खातों में आ जाएगा पैसा, या बैंक से आपको कनेक्ट करना होगा, कैसे होगा? बैंक से तो कनेक्ट आपको करना ही होगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं लगता। मुझे लगता है कि बैंक अपने आप ये हिसाब उनके पास रहता है, सबसे सक्षम वही है जानने के लिए कि किसने चुकाया है, किसने नहीं चुकाया, और जिन लोगों ने चुकाया है उनका कितना पैसा हमको लौटाना है। तो जरूरी नहीं कि ग्राहक को बैंक के पास जाना पड़े, बैंक आपको देगा। अब बैंक आपको देता है या बैंक आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट करके आपका जो बकाया लोन बचा हुआ है उसको कम कर देता है, ये निर्भर करता है। और मेरी सलाह, अगर लोगों को ये ऑप्शन मिले बैंक की तरफ से कि आप क्या चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी जिन लोगों के नए लोन है खास तौर पर उनको, कि वो कह दें कि हमारे आप लोन की राशि में से इसको घटा दीजिए, बकाया हमारा कम कर दीजिए, तो उनको लंबा फायदा हो सकता है। आलोक जोशी को सुना आपने, बिजनेस से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं और आसान भाषा में समझा रहे थे कि सरकार आपको क्या राहत देने जा रही है। और आज मेरा आपसे एक आग्रह है, हमारी एक खास पेशकश है नामी गिरामी। उसमें आज एक ऐसे पत्रकार की कहानी सुनाई गई है जो दंगे रोकता हुआ शहीद हो गया।
ये पत्रकार एक ऐसा अखबार चलाता था जिसमें शहीद आजम भगत सिंह ने भी काम किया। संयोग देखिए कि जिस दिन भगत साथियों के साथ लाहौर में फांसी चढ़े, उसके 2 दिन बाद ये पत्रकार भी कानपुर में सड़क पर शहादत दे देता है। सुनिएगा जरूर प्लीज। अब एक बार फिर से जरा हेडलाइन सुन लेते हैं प्रतीक वाघमारे से। इंडिया एनर्जी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एनर्जी फ्यूचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। भारत तेजी से इस पर काम कर रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में एनर्जी खपत 2 गुनी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर टिप्पणी के बाद उन्हीं की पार्टी के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। कुल 26 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी 15 सीटों पर जीत गई है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। भारत में कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 45,149 नए मामले आए और 500 से कम लोगों की मौत हुई है। यहां तक कि वर्तमान में भारत के 14 राज्यों में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1% से भी कम है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। भारत और अमेरिका के बीच कल 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आज भारत पहुंचे हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देना है। लोक जनशक्ति पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोटाले में शामिल हैं और अगर वे दोषी साबित हुए तो चुनाव के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। और अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच रविवार को हुआ युद्ध विराम समझौता टूटता नजर आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने आज एक दूसरे पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में इतना ही। एक से एक दिलचस्प पॉडकास्ट्स का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कभी किताबों पर बात होगी तो कभी म्यूजिक पर, कभी सियासत की गलियां घुमाएंगे तो कभी कभी बचत और कमाई के टिप्स भी यहाँ मिलते हैं। आपको जिस भी पॉडकास्ट पर जो भी कहना हो radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। नितिन ठाकुर मेरा नाम है। आज तक रेडियो धाम है, सुनते रहिए। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।